नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 9 सितंबर 2022 एंड डेली करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज़ को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप प्लीज़ वहाँ पे जहाँ के डाउनलोड भी वहाँ से कर सकते हैं। सही, ठीक है। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। वैसे तो ये न्यूज़ कल भी था एंड आज एडिटोरियल सेक्शन में अगर सेकंड वाला, ये साइड वाला नहीं होता लंबे लंबे एडिटोरियल्स, उनमें अगर देखिएगा तो नीचे वाले एडिटोरियल में रखा हुआ था। ये आनंदोराम बोरवा अवार्ड के बारे में बोला गया है। नाउ बोला जा रहा है दैट ये अवार्ड जो है, जो वैसे बच्चों को दिया गया है जिन्होंने HSLC को पास आउट किया है, दैट इज हायर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जाम। ठीक है, तो इसको पास आउट करने वाले बच्चों को दिया है। अब सब बच्चों को नहीं, जो पास कर रहे हैं सबको नहीं, उसका कट ऑफ भी है। आपको 75% से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें कुछ कुछ अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। दैट अमाउंट जो प्रेजेंट किया जाता है ना, वो 16,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। पहले तो पता है कुछ कुछ ऐसे भी अवार्ड से, जैसे आई मीन स्कूटीज दिया जाता था, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग दोज स्कूटीज आर नॉट गिवन। इनफैक्ट इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ था दैट स्कूटी नहीं देकर ज़्यादा अच्छा हो रहा है, काइंड ऑफ। देखो, क्योंकि स्कूटी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है ना, 50-60 हज़ार से ज़्यादा पड़ जाता है, और अगर सबको 16-16 हज़ार दे रहे तो यू कैन कवर मोर स्टूडेंट्स एज वेल, है ना। और सबके मन को भी रखा जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो बोला गया ना 75% कट ऑफ, ये तो अभी है भाई, पहले तो और भी कम था, 60% था सिर्फ, है ना। सो इनफैक्ट 60% से 75% करने का ना एक फ़ायदा यह है दैट पहले आप सोचिए 60% था, ठीक है, थोड़ा भी पढ़ते थे लोग निकल जाते थे। अभी अगर 75% बोल दिया गया है सरकार ने दैट हाँ, आप 75% से ज़्यादा अगर लाओगे HSLC में, देन वी विल गिव यू दिस 16,000 वाला अमाउंट। तो कहीं ना कहीं एक जोश रहेगा ना दैट नहीं भाई, ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे तो 75% से ज़्यादा आएगा। और अगर थोड़ा वो वाला जोश आ गया ना 75% से ज़्यादा पढ़ने वाला, तो इंसान ज़्यादा ही पढ़ लेता है, कुछ ज़्यादा समझ रहे हो भाई। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं। और हाँ, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? ऑफकोर्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एंड अनडाउटेडली आप खुद सोचिए ना, ये अवार्ड क्या एक मोटिवेटर की तरह काम नहीं कर रहा है? दैट आप फोकस्ड रहिए अपने पढ़ाई में, नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस पेपर बट ऑल्सो ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। क्योंकि इवेंचुअली फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता है। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन के साथ साथ हमें सर्वाइव करना पड़ता है ना जी, वही चीज़ यहाँ पे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, इंडिया से 3 सिटीज़ ने ज्वाइन किया है यूनेस्को का नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो सिटीज़ कहाँ कहाँ के हैं? देखो, तेलंगाना में से वारंगल है ना, और केरला से थिरुसुर और नीलाम्बूर, है ना। तो ये 3 सिटीज़ ने ज्वाइन किया यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, GNLC, सॉरी, है ना। सो अनडाउटेडली इनको रिकॉग्नाइज क्यों किया गया है? ऑफ कोर्स क्योंकि इनके आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स है इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग अ रियलिटी फॉर ऑल एट लोकल लेवल्स। नाउ क्या क्या क्राइटेरियाज क्या होता है? सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। उस वाले वर्ड को शायद आपने प्रॉपर्ली समझा नहीं होगा, चलो अच्छे से समझते हैं। देखो, यूनेस्को के जो लर्निंग सिटीज़ में इंक्लूडेड होता है ना, ये काइंड ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क है ना। और ये वैसे सिटीज़ को इंक्लूड करता है जो क्या प्रोमोट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अक्रॉस वेरियस कम्युनिटीज जो क्या उस रीजन्स में रह रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है दैट अराउंड 294 सिटीज दुनिया भर से, है ना, वेरियस इंस्पिरेशंस शेयर करती है, वेरियस नो हाउ शेयर करती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती है, और उन्हीं सिटीज से दूसरे सिटीज भी सीख सकते हैं। इनफैक्ट इसीलिए तो यूनेस्को लर्निंग सिटीज घोषित किया जाता है, जिससे ये नेटवर्क सपोर्ट कर सके अचीवमेंट ऑफ ऑल द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन जनरल तो ये है दैट हाँ चलो, हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिससे ये सिटीज तो अचीव करेगा ही, बट साथ ही साथ कुछ कुछ पर्टिकुलर गोल्स है, जैसे SDG 4 जो कि इंश्योर करता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जहां पे बोला जाता है मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। समझ रहे हो बात? चलो आगे बढ़े।
ओके, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट। नाउ अचानक से ये क्यों न्यूज़ में था? ये तो भाई बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इनफैक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न जाहिर किया, अरे भाई ये तो कानून ऐसा है जिसको पहले से ही हम लोगों ने खत्म कर दिया है, ठीक है, बट अभी भी एफआईआर रजिस्टर किए जा रहे हैं अंडर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। क्यों भाई? 2015 में ही हम लोगों ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो जो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको, उसमें कैसे फिर एफआईआर दर्ज हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट ठीक है, डिस्कस करें सेक्शन 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा है, ये है क्या भाई? देखो 66A ऑफ आईटी एक्ट जो था ना, इसके तहत कुछ कुछ पनिशमेंट्स थे, और वो पनिशमेंट सब दिए जाते थे जब आप कम्युनिकेशन या फिर कोई भी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस या फिर कंप्यूटर के थ्रू ऑफेंसिव मैसेजेस भेजते थे। अब प्रॉब्लम ये था ना दैट ये ऑफेंसिव, ये वर्ड तो यूज कर लिया गया, चलो भाई सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, बट ऑफेंसिव का डिफाइन कौन करेगा? दैट ऑफेंसिव मैसेज कौन है? शायद आपके लिए वो ऑफेंसिव है, बट शायद मेरे लिए वो ऑफेंसिव नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना जी, है ना? आप शायद उस वर्डिंग का अलग मीनिंग निकाल ले रहे हो, मैंने जिस एम के थ्रू वो चीज मैसेज आपको भेजा है वो शायद अलग मीनिंग का था। ऐसा हो सकता है ना? तो इतना वेगनेस देख के सिंपली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी सर्वे। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी FLS सर्वे जिसको बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NCERT के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, और इसमें पाया गया है दैट 11% जो वैसे बच्चे हैं ना जो क्या क्लास 3rd स्टूडेंट है, उनकी मैथ स्किल्स, बेसिक मैथ स्किल्स कमजोर है। इनफैक्ट 37% जो है ना, दे लैक्स इन स्किल्स ऑफ मैथ्स। चलो एक एक करके देखते हैं, जिसमें ओवरऑल अगर देखोगे तमिलनाडु का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर है ना। और ये जो है ना FLS मतलब फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, फाउंडेशनल लर्निंग का मतलब समझते हो? देखो फाउंडेशनल लर्निंग में जो 2 पिलर आते हैं, एक तो फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी उसको बोलते हैं जहां पर आप नॉर्मल, आप जिस ग्रेड में हो एक्चुअली वो चीज आप पढ़ पा रहे हो ना, अगर आप पढ़ भी पा रहे हो देन यस यू आर लिटरेट, फाउंडेशनल लिटरेट। बट फाउंडेशनल न्यूमरेसी तब बोला जाता है जब वो बच्चा जो है बेसिक मैथ्स के प्रॉब्लम जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर ये सॉल्व कर ले, देन ही इज फाउंडेशनल लिटरेट। अब आपको पता होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारी देश फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये वन ऑफ द मेजर थीम भी है ना। नाउ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अगर देख लेते, कुछ कुछ आर्टिकल्स में दिए हुए थे, जैसे लर्निंग पॉवर्टी, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये टर्म डिफाइन किया गया है। अच्छा, मैं ये टर्म इसलिए आपको अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ ना, क्योंकि बाई चांस कभी भी अगर आप ऐसे लिख रहे हो या फिर आप मीन्स के आंसर्स लिख रहे हो एजुकेशन के रिलेटेड, तो उनमें आप ये टर्म्स को यूज़ कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर आप टर्म को यूज़ कर दिए ना, दैट जैसे लर्निंग पॉवर्टी एज बिंग सेड बाय वर्ल्ड बैंक, बस ये 2 वर्ड लिख दिया ना, आपका कॉम्पिटिटर से बहुत आगे भाग जाओगे आप, क्योंकि सब कोई तो लिखेंगे ही नहीं ना ये जी। मुझे पता है ना, मैं कॉपी चेक करता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। लोग लिखते नहीं है भाई, आप लिखा करो, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है लर्निंग पॉवर्टी एज द इनएबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल टेक्स्ट बाई एज 10। इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा क्या क्या लिए जा रहे हैं भाई? निपुण भारत इनिशिएटिव है, आपको पता होना चाहिए, जो क्या इंश्योर करता है दैट हर एक बच्चा हमारे देश में अटेन कर सके ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 क्लास के एंड तक ये अचीव कर सके। और इसका टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है 2026-2027 के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे अंडर दिस स्कीम ऑफ निपुण भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट इनिशिएटिव, WEST स्टैंड्स फॉर वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब वेस्ट इनिशिएटिव को मतलब प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस ने फॉर्मली लॉन्च किया है, जिससे इनेबल कर दिया जाएगा वुमेन का कंट्रीब्यूशन इन साइंस, ठीक है। तो वेस्ट है क्या? ये एक नया हम बोल सकते हैं इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग दैट इज ISTEM का एक ब्रांच आप बोल सकते हैं, जिसके थ्रू R&D में ज़्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। इनफैक्ट ये PMSTIAC मिशन के अंडर आता है। PMSTIAC मिशन के अंडर साइंटिफिक क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन एंड डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाता है, और वही चीज़ तो ISTEM वेस्ट के अंडर किया जाएगा ना।
एक वेब पोर्टल के थ्रू मेक श्योर किया जाएगा जितने भी सारे रिसर्च, जितने भी सारे कोलाबोरेट कैसे अलग अलग रीजन के महिलाओं एक साथ कर सके, ठीक है, या फिर कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा है उन प्रोजेक्ट्स में कैसे वो कोऑर्डिनेट कर सके जिससे उनका कंट्रीब्यूशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वो आगे बढ़ सके। इंडिया के द्वारा वेरियस अदर इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं वुमेन्स को ऑफकोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे किरण जो कि ऑफकोर्स वुमेन साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करता है, क्यूरी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है इन वुमेन यूनिवर्सिटीज़, विज्ञान ज्योति लड़कियों के लिए फॉर हायर स्कूल्स जिससे वो परस्यू कर सके स्टेम, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था पता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट जब कोविड आया था तब सरकार ने एक पैकेज निकाला था जिसको हम लोग बोल रहे थे आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज, है ना। ये कब अनाउंस किया गया था? मई 2020 को, ठीक है। और इसके अंडर सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च किया गया था जिसके तहत एमएसएमई सेक्टर जो है उनको लोन्स प्रोवाइड किया जाने वाला था, है ना। इनफैक्ट अभी एक डेटा है जिसमें पता किया गया हर 6 लोन जो प्रोवाइड किया गया ना उसमें एक लोन ने डिफॉल्ट मार दिया है, मतलब दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ बैड एसेट, है ना। दैट इज वो अभी तक चुकाया नहीं गया है, ठीक है। सो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLG स्कीम प्रोवाइड करता है फुल्ली गारंटेड और कोलैटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट एमएसएमईज को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को, मुद्रा बोरोअर्स एंड इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस to the extent of 20% of the credit outstanding as of 29th February 2020. Next, Morningstar 50 न्यूज़ में था ना। ये Morningstar 50 है क्या? ये चाइना का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये देखो, देख रहे हो कितना बड़ा है, अनमैन्ड एरियल काइंड ऑफ ड्रोन ही आप सोचिए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यही होता है, मतलब कोई उसको इंसान कोई नहीं चला रहा है, रिमोट के द्वारा चल रहा है प्रॉपरली, ठीक है। ये चाइना का पहला है जो कि पूरा 100% सोलर पावर्ड है, ठीक है। एंड इसको सक्सेसफुली कंप्लीटेड इसका पहला टेस्ट भी कर दिया गया। अब देखो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को जानना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट जो भी चीज़ें चाइना कर रही है मेक श्योर करना दैट हम लोग उससे एक कदम आगे रहे, क्योंकि कभी भी चाइना के साथ जो सिचुएशंस है वो बिगड़ सकती है। सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज, है ना। इसका विंग स्पैन अगर देख लीजिएगा 164 फीट का है जो कि हम लोगों ने पिक्चर में देखा भी बहुत लंबी थी, ठीक है। ये एक ड्रोन है जो कि सोलर पावर्ड पैनल के थ्रू चलता है ना। हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस है इसका, एंड इसका नाम वैसे तो मॉर्निंगस्टार 50 है, बट हाँ चाइना में इसको किमिंग जिंग 50 के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्लाई कर सकता है ओवर 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड, मतलब समझिए हमारा ट्रोपोस्फेयर कितना एल्टीट्यूड में लाई करता है, मैक्सिमम 16 से 18, उससे भी ऊपर ट्रोपोपॉज स्ट्रेटोस्फेयर में भी ये घुस सकता है ना। एंड ड्रोन कैन ऑपरेट इन नियर स्पेस, दैट इज 20 से 100 किलोमीटर तक के रेंज में भी ये उड़ सकता है। मतलब आप खुद सोचिए, ये तो वो वाला रेंज है जहाँ पे सैटेलाइट्स फंक्शन करती है भाई। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट जी हाँ आने वाले समय में इन टाइप के ड्रोन्स को हम लोग एज अ मिनी सैटेलाइट भी यूज़ करें और कभी भी हम इसको मतलब धरती में बुला भी सकते हैं, है ना। तो these are very much important technologies that are to be seen which is being made by the world at large, right? Next, norms eased for the use of railway land. गवर्नमेंट ने रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे आप देखिए कहीं पर भी आप रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े लैंड है, वहाँ पे लोग रहते हैं, कुछ लैंड तो खाली पड़ा हुआ रहता है क्योंकि वो सरकारी लैंड है ना, तो वो खाली पड़ा हुआ रहता है। अब सरकार क्या बोल रही है दैट देखो हम खाली नहीं रहने देंगे, इनफैक्ट हम लोग मेक श्योर करेंगे अगर कोई भी वहाँ पे सोलर प्लांट बैठाना चाहे, कोई भी सीवेज या फिर वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बैठाना चाहे, तो हम उसको 35 साल के लिए वो लैंड हर पर स्क्वायर मीटर का लैंड हम लोग ₹1 पर स्क्वायर मीटर के तहत लीज में दे देंगे। बहुत सस्ता दे रहे हैं, है ना। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स अगर बैठाना चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन अगर बैठना चाहे तो उसको भी हम लोग 60 साल तक के लिए लीज में देंगे। कितने रुपए का? ₹1 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। समझ रहे हो बात? दूसरा, नेक्स्ट, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसका मेन एम है दैट कैसे अनलॉक किया जा सके वैल्यू इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। अब देखो ये कोई अलग नहीं है,
नेशनल मॉनिटराइजेशन पाइपलाइन ये इसी का पार्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या था, रेलवे का लैंड पड़ा हुआ था, है ना। अब उस पड़े हुए लैंड में ही सोचो कोई एक प्रोजेक्ट पहले से था, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को अगर फिर से रिवाइव करना चाहे ना, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। अगर कोई एक ऐसा रीजन जहां पे कुछ पहले से प्रोजेक्ट नहीं था और नया सा प्रोजेक्ट बना, देन उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन जो हमारे देश में लागू किया गया था, उसका मेन एम यही था दैट जितने भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके वैल्यू को हम लोग अनलॉक कर सके प्राइवेट सेक्टर को बुलाकर, और ऑफ कोर्स इससे सरकार का पैसे भी जनरेशन मिलेगा। इनफैक्ट पीएम गति शक्ति भी स्कीम लॉन्च किया गया था 2020 को, जो क्या वेरियस मिनिस्ट्रीज को एक साथ कनेक्ट करता है और मेक श्योर करता है दैट कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो वो होलिस्टिक मैनर में हो, होलिस्टिक प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्रॉपरली। यही सब बेसिकली इसका एम है। नेक्स्ट, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। ये देखो रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, वैसे तो ये नेटिव है साउथ ईस्टर्न यूएसए एंड मैक्सिको का, है ना, बट अभी न्यूज़ में इसलिए था ना क्योंकि एक्सपर्ट्स ने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं दैट ये जो टर्टल्स है ना, ये इन्वेजिव और नॉन नेटिव जो है, इसके कारण बहुत सारे हमारे देश के नेटिव स्पीशीज खराब हो मतलब मर सकते हैं। अरे भाई, हम लोगों ने तो डिस्कस किया दैट ये रेड ईयर्ड स्लाइडर जो ये साउथ ईस्ट यूएसए और मेक्सिको के रीजन में, अब ये इंडिया में कैसे इसमें हुड़दंग मचा दिया है। देखो बतलाता हूँ अच्छा से, डोंट वरी। बट उससे पहले देख लेते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस। IUCN रेड डेटा लिस्ट में देख लीजिए लीस्ट कंसर्न में है, वहीं साइट्स में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर देख लीजिएगा तो इसका कोई मेंशन प्रॉपरली एज सच है नहीं। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 29 फ्रेश वाटर टर्टल्स है और टर्टलाइज स्पीशीज है, और पूरा दुनिया में 356 टर्टल स्पीशीज है दुनिया में। और जितना भी दुनिया में टर्टल स्पीशीज है ना, उसमें 80% तो ऐसे टर्टल स्पीशीज है विच आर थ्रेटेंड, है ना। नाउ इंडिया का पॉलिसी क्या है भैया टर्टल रखने का? देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंडिया की जो इंडिजिनस टर्टल्स है ना, उसको आप पाल नहीं सकते हो। अगर पालोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको जेल में घुसा दिया जाएगा या फिर कानून कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। बट ये हमारे इंडिजिनस टर्टल्स के लिए है, फॉरेन ब्रीड्स के लिए नहीं। और ये तो फॉरेन ब्रीड्स है, मतलब इस टाइप के फॉरेन ब्रीड्स को दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कीप, यू कैन इजीली कीप इन योर होम। इनफैक्ट पता है ये इतने स्मॉल और इजी टू मेंटेन स्पीशीज होते हैं ना, इसलिए लोग इसको पालते हैं बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट स्पीशीज ब्रीड्स फास्टर कंपेयर टू अदर लोकल टर्टल्स वैराइटीज एज वेल। इसका ब्रीडिंग कैपेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और जैसे अब खुद सोचिए, अब खाएगा पिएगा, धीरे धीरे साइज़ तो बढ़ा होगा ना जी। साइज़ अगर बढ़ा होगा तो जो लोग स्मॉलर टैंक्स या फिर एक्वेरियम में रखते हैं, रख नहीं पाते हैं, बहुत साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग सामने आजू बाजू वाले तालाब या फिर वाटर बॉडी में छोड़ के आते हैं। अगर वाटर बॉडी में छोड़ के आएंगे तो वहाँ के फौना एंड लोकल फ्लोरा को थ्रेट करेगा। इंडिया में अगर इस टाइप के टर्टल्स के प्रेजेंस देख लीजिएगा, ज़्यादातर अर्बन वेटलैंड्स में हमें मिलेंगे, जैसे चंडीगढ़ के लेक में, गुवाहाटी के टेम्पल पॉन्ड्स में अगर आप देख लीजिएगा, जी हाँ, इस टाइप के बहुत सारे टर्टल्स मिलेंगे। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, तो इन रीजन्स में मिलेंगे। और इन रीजन्स की फौना जो स्पीशीज़ है, दैट इज़ लोकल जो टर्टल स्पीशीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के रिलेटेड ये न्यूज़ है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशियन रीजन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशियन रीजन ने इंडोर्स किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड मैप, जिससे प्रिवेंट और कंट्रोल किया जाएगा ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन साउथ ईस्ट एशिया 2022 से 2030 के बीच में। इसके अंदर 2 एक्शन प्लान्स है। पहला एक्शन प्लान है ओरल हेल्थ इन साउथ ईस्ट एशिया 2022 से 2030 के बीच में, और दूसरा है एक्शन प्लान फॉर इंटीग्रेटेड पीपल सेंटर्ड आई केयर इन साउथ ईस्ट एशिया 2022 से 2030 के बीच में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन से डिजीज़ है? टोबैको का यूज़ कर रहे हो तो आप ही यूज़ कर रहे हो ना, आपसे ऐसा नहीं है आप खैनी खा रहे हो तो मेरे को कुछ बीमारी हो जाएगा, ना। अल्कोहल आप पी रहे हो, मेरे को कुछ नहीं होगा, है ना। ओबेसिटी, आप मोटे हो, मेरे को कुछ नहीं होगा। ब्लड प्रेशर अगर आपका है तो वो फैलने वाला चीज़ बीमारी नहीं है, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसलिए ये सबको लाया जाता है, ठीक है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यूजुअली क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के कारण रहते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स एज वेल, एंड दीज आर सम ऑफ द डिजीजेज विच आर नॉट being transferred from one people to another people। जैसे कोरोना एक रीजन से, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकता है, बट नॉट दीज थिंग्स। नेक्स्ट, कर्तव्य पाथ। प्राइम मिनिस्टर जी ने
इनॉग्रेट किया है कर्तव्य पाथ को। कर्तव्य पाथ आप पता है दैट पार्लियामेंट ये है, ठीक है, इंडिया गेट ये है, वो उसके बीच वाला जो रोड है ना जहाँ पे सेंट्रल विस्टा जो आजू बाजू बनेगा, तो ये पूरा रोड को ही कर्तव्य पथ बोल दिया गया है, ठीक है, जिसका पहले नाम था राजपथ। देखो राजपथ का इंग्लिश वाला नाम पता है क्या है? किंग्सवे, किंगवे, है ना। तो हमारी अभी सरकार का फोकस ये है, नहीं भाई किंग विंग का जमाना गया, है ना, अभी हमें मेनली अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, इसलिए कर्तव्य पाथ इसका नाम बेसिकली रख दिया गया है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी स्टैचू को इनाग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंडिया गेट में, ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, जिससे क्या विच विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट ऑफ दिस होल रीजन रादर किंग ओनरशिप। राजपथ मतलब क्या? किंग्स वे, है ना, मतलब वो ऐसा लगता है दैट हाँ कोई राजा महाराजा मतलब प्रधानमंत्री का ही सिर्फ डोमिनेंस है। नो नो नो, पब्लिक ओनरशिप दिखा रहा है कर्तव्य पथ, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रधानमंत्री जो भी मंत्री ये है कौन भाई? इंसान के द्वारा ही तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना ये लोग। सो दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। सो इसीलिए प्रोबेबली दिस हैज बीन द नेम हैज बीन चेंज टू कर्तव्य पथ। सीज फायर एग्रीमेंट विथ NSCN खपलांग। नाउ NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसके बहुत सारे फैक्शंस है पता है। एक है खपलांग जिसको के से बोला जाता है, एक है इशक मुइवा, ठीक है। तो 2015 को हमारी भारतीय सरकार ने इशक मुइवा वाले ग्रुप से एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, उस साइन को पब्लिकली नहीं किया गया था, है ना। एंड अभी बेसिकली सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया NSCN खपलांग के साथ, राइट। बैकग्राउंड अगर इसका देख लीजिएगा, ओवरऑल नागा इंसर्जेंसी का बैकग्राउंड देख लीजिएगा, तो नागा इंसर्जेंसी बहुत पहले से ही है। इनफैक्ट दे हैव बीन अर्लियर डिमांडिंग फॉर इंडिपेंडेंस, बट अभी वो इंडिपेंडेंस मतलब भारत से हट के अलग राज्य या फिर रीजन बनने का तो डिमांड खत्म हो गया है। बट कुछ डिमांड्स हैं यहाँ अभी भी, जैसे बोला जा रहा है डिमांड ऑफ ग्रेटर नागालैंड या फिर नागालैंड का डिमांड किया जा रहा है। ग्रेटर नागालैंड, नागालैंड क्या है? देखो अभी नागालैंड इतना है ना, अब ग्रेटर नागालैंड के तहत वो लोग कुछ पार्ट ऑफ मणिपुर भी अपना जगह चाहते हैं, कुछ पार्ट ऑफ असम भी वो लोग चाहते हैं अपने रीजन में, और कुछ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब आप खुद सोचो, क्या मणिपुर देगा अपना लैंड? क्या असम देगा अपना लैंड? क्या अरुणाचल प्रदेश अपना लैंड देगा इनको? क्यों देगा भाई कोई भी अपना लैंड? ठीक है। सो वही कुछ इश्यूज चल रही है अभी भी अब, एंड दिस इज़ अ बिग इशू, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना इजी तरीके से तो समझाया नहीं जा सकता। एनीवेज ऑफ कोर्स प्रोबेबली आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनल सिक्योरिटी के चैप्टर्स में ये सब प्रॉपरली पढ़े होंगे, आशा करता हूँ। अगर नहीं पढ़े होंगे तो डोंट वरी, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टू दीज नंबर्स, यू कैन अटेंड आवर क्लासेस एज वेल, ठीक है। अच्छा, पीस एग्रीमेंट अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ओवरऑल देख लीजिएगा तो बोडो पीस अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, ब्रू या फिर रियांग ट्राइब उनके साथ पीस अकॉर्ड, है ना। पीस एग्रीमेंट विद वेरियस NSCN के फैक्शंस, जैसे मैंने बोला खपलांग, इशक मुइवा, और भी कुछ फैक्शंस है। कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट 2021। तो ये सब कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन में पीस एग्रीमेंट्स हैं जो क्या रिसेंट फेज में साइन किए गए हैं, ठीक है। अब आ जाता है MCQs में दोस्तों। कल कुछ MCQs पूछा गया था, जैसे सबसे पहले पूछा गया था IRENA दैट इज़ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज़ के बारे में। 2 स्टेटमेंट दी गई थी। पहला स्टेटमेंट था इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंडेट किया हुआ है फॉर फैसिलिटेटिंग कॉपरेशन, एडवांस नॉलेज एंड प्रोमोट एडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट था, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ IRENA ऑन 2019। नहीं भाई, बहुत फाउंडिंग मेंबर ही था इंडिया। सो ऑफकोर्स दूसरा तो वाला तो गलत है, तो पहला वाला सही है, करेक्ट पूछा है तो ऑफकोर्स यस, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्रजरी के रिलेटेड जो न्यूज़ था, yes, it is very hard and time consuming domestic work which is basically performed by the female of any family, right? So A and B is the correct sequence of answer, जिसमें आप लोगों ने सभी ने वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। आज मैं चाहता हूँ आज के क्वेश्चंस को आप लोग सही आंसर कीजिए। रिसेंटली मॉर्निंग स्टार 50 वॉज इन न्यूज़। इट इज़ USA का एंटी मिसाइल रडार टेक्नोलॉजी, ईरान का पहला इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, चाइना का पहला सुपर फुल्ली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। रेड ईयर्ड स्लाइडर इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है आयुशियन रेड डेटा स्टेटस अगर इसका देख लेगा तो वो है लीस्ट कंसर्न। आपको बतलाना है
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2. एनीवेज आप लोग आंसर जरूर से लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस. विल बी मीटिंग नेक्स्ट क्लास. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.